गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 इन पार्ट 2। हम इससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही चैप्टर नंबर 5 में ही फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम इसके जो बाकी के थ्योरीज़ हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास 32 समथिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, जिसमें हमने बताया था कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को किस नाम से जाना जाता है, उनकी नंबरिंग क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ता है, वो ध्यान में रखना पड़ता है। और उसका एक प्रोसेस है याद करने का, वो भी मैंने बताया था कि हम एक स्टोरी की तरह उसको लर्न कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो इससे रिलेटेड देख सकते हैं। सो आइए गाइज, हम आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो इसमें बताया गया है कि कोहलर ने डिफाइन किया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है एज अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। कि कोहलर ने हमें बताया है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स, जो कि किस पे इम्पोज्ड किए जाते हैं, अकाउंटेंट्स पे इम्पोज्ड किए जाते हैं। किसके द्वारा? बाय कस्टम, जो रीति रिवाज होते हैं, कस्टम होते हैं, उसके द्वारा, लो कानून के द्वारा, और प्रोफेशनल बॉडीज, जो कि मान लिया हमें सीए जो कराती है वो भी एक प्रोफेशनल बॉडीज है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, वो इम्पोज किए जाते हैं किसी भी अकाउंटेंट पे। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो हमें जब इतना पता चल गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें कौन प्रोवाइड करता है और किसकी हेल्प होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, अकाउंटेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो इसका मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट होंगे और हर जगह अप्लाई होते हैं, तो ये इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनका नेचर क्या है, वो किस तरीके के हैं, क्या हमें बताते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बाय विच ऑफ कोड ऑफ direct as to how the transaction and event should be dealt with in accounts and डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फर्स्टली जो मैंने इसको इस पेन से मार्क किया है वो ये है कि ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, जो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है ये इसका मेन पॉइंट है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका मेन पॉइंट। कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो नॉर्म्स हैं, किस चीज़ के नॉर्म्स हैं, ताकि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को सही वे में, वे ऑफ कोड्स टू डायरेक्ट एज टू हाउ द ट्रांजेक्शन, जो कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके साथ हमें कैसे डील करना है वो हमें बताती है। तो इस पूरे पॉइंट में यही बताया गया है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एक नॉर्म्स की तरह होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमें किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस को किस तरीके से डील करना है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आ जाती है, हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो उसको हमें किस तरीके से डील करना है ये हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही बताते हैं। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं, उनमें उन चीज़ों को डिस्क्लोज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है आपका, इन दिस वे, इस तरीके से दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स बिकम कंपेरेबल। इसमें बताया गया है कि इस तरीके से वो क्या करते हैं कि जो डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उनके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको ख़त्म करते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाए, एक बिजनेस के लिए कंपेरेबल बन जाए, कंपेयर करने लायक बन जाए। मान के चलते हैं कि हमने क्या किया कि हमने कोई भी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हुई है और हम उसको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दिखाते हैं, और किसी दूसरे बिजनेस ने कोई और पॉलिसी की हुई है वो भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अगर हम दोनों ही बिजनेस को
किसके अकॉर्डिंग सेट करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेट करें, तो दोनों एक ही स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो करेंगे तो उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो उनकी रिपोर्टिंग है, वो क्या होगी, कंपेरेबल होगी, उसको कंपेयर किया जा सकता है। या तो आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हो, या फिर अपने ही बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। दे प्रिस्क्राइब अ प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या है कि जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं तो इस बात को ध्यान में रख के यूज़ करते हैं कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन की डीलिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होंगे तो वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है अकाउंटिंग करते टाइम, इसमें वो मेथड्स दिए गए हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स दिए गए हैं, एक ही प्रॉब्लम के इतने सारे मेथड्स हैं, आप उनमें से जो आपको सही लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप प्रेफर कर सकते हैं किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, किसी भी मेथड को जो उसमें दिया गया है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिया गया है। ठीक है, नंबर 4 पे हम आते हैं। They provide information to the users of financial statements as to the basis on which such statements have been prepared. तो इसमें बताया गया है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं, ये यूजर्स को बताते हैं। यूजर्स कौन हो गए, जो भी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं वो हमारे यूजर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसके इंटरनल यूजर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही होते हैं, जैसे ओनर है, मैनेजर है, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, ये इंटरनल यूजर्स हो गए। और एक्सटर्नल वो हो गए जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, अथॉरिटीज हो गई, ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल। तो दोनों ही यूजर्स को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होती है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं हमें उसका बेस भी तो पता होना चाहिए, जो यूजर्स हैं उनको बेस पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस बेस पर बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हमें बेसिस पता होने चाहिए कि किस बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर की जा रही है। नेक्स्ट है आपका, दे लिमिट द एरिया within which accountant has to function and in this respect they are just like laws. ये क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, एक लिमिट सेट कर देते हैं कि आपको इस लिमिट से बाहर रहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपकी जो लिमिट है उसी में ही आपको डिसीजन लेना है। अब जब लिमिट सेट कर दी गई है किसी भी चीज की तो वो रूल बन जाता है या रेगुलेशन बन जाता है, या उसको हम लॉ भी कह सकते हैं, उसको हम कानून भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक कानून की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो हमने नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे नॉर्म्स ही होते हैं। ठीक है, कुछ रीति रिवाज इस तरीके के होते हैं कि हमें वो फॉलो करने होते हैं। तो ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि वो हमें ज़रूरी है फॉलो करना। ठीक है, फिर सेकंड में हमने पढ़ा कि कंपेरेबल बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो दो कंपनीज के बीच में या एक ही कंपनी के प्रीवियस डेटा के साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या स्टेटमेंट्स के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा कि प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आप उसको क्या कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट उसमें दिया गया है। तो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे ट्रीटमेंट भी दिए गए हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जो आपको सही लगे उसको प्रेफर कर सकते हो, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये जो यूजर्स हैं उनको बेसिस देता है, एक बेस प्रोवाइड कराता है कि
किस बेस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की गई हैं। अगर बेस सेम होगा तभी तो कंपैरिजन होगा, अगर बेस ही सेम नहीं है तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिससे हमारे डेटा की रिलायबिलिटी खत्म होती चली जाएगी। इसलिए हमें जो बेस है वो सही रखना चाहिए। नेक्स्ट हमने इसमें देखा था कि ये लॉ का काम भी करते हैं, कानून का काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक लिमिट सेट कर देते हैं कि ये आपकी लिमिट है, आपको इस लिमिट में रहकर ही क्या करना है, काम करना है, ठीक है। अब हम आगे इसमें आते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम इतने सारे फॉलो कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है। देखो, किसी भी चीज़ को जब हम फॉलो करते हैं तो इसलिए ही करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा दिखता है, ठीक है। अगर हमें फ़ायदा दिख रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो वो क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम इतना झंझट में पड़ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों हमें इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से याद रखने पड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फर्स्ट है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं रिलायबिलिटी को, कि विश्वास के योग्य उसको बनाया जा सके, और क्रेडिबिलिटी, प्रामाणिकता, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ प्रूफ हमें मिल सके कि जो भी हमने एंट्री की है वो किस बेसिस पे की है, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कि कोई भी जो डेटा है, कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल है या नहीं है। अगर उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो वो रिलायबल भी मानी जाएगी और क्रेडिबिलिटी भी उसकी अच्छी मानी जाएगी। अगर कोई, मान के चलते हैं कि कोई कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, और दूसरी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, तो ज़्यादा विश्वास के लायक कौन सी होंगी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ज़्यादा रिलायबल एंड क्रेडिबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो एंश्योर करते हैं, ये प्रूव करते हैं, बताते हैं कि कंसिस्टेंसी, कि उसमें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड कंपेरेबिलिटी। अगर कंसिस्टेंसी है तो कंपेरेबिलिटी तो अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे। कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो मेथड यूज करते आ रहे हैं आप वही यूज करो, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने डेप्रिसिएशन का एक मेथड यूज कर लिया है, हम हर साल क्या कर रहे हैं, उसी मेथड को फॉलो करते जा रहे हैं। जब हम उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, हम जो पिछले डेटा से अब अगले डेटा को कंपेयर कराएंगे तो हम कंपेयर इजीली करा सकते हैं, अच्छी तरीके से हमारी जो कंपेरेबिलिटी है वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ साथ ये हमें प्रोवाइड कराती है कंपेरेबिलिटी, हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी है तो कंपेरेबिलिटी भी अच्छे से होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हेल्प करता है किसको सॉल्व करने में, कन्फ्लिक्ट को, कोई भी लड़ाई झगड़े हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है, किसके बीच में, ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स। जो कि बहुत सारी पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो कि एक बिजनेस में एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखती है अपना, ठीक है। तो मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, ये सारी जो पार्टीज़ हैं इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि हो सकता है किसी मेंबर को या किसी इन्वेस्टर को ये लगे कि ये जो अकाउंटिंग की गई है, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें कुछ फ्रॉड है, तो आप उनको प्रूव कर सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की गई है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयार की गई है तो उसमें फ्रॉड्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए आप क्या कर सकते हो, उन कन्फ्लिक्ट्स को वहीं रोक सकते हो, आगे बढ़ने से रोक सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द
चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कम करते हैं किस चीज़ को, चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स को। फ्रॉड्स के चांसेस नहीं होते हैं, कपट जो होते हैं उनके चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो जब फ्रॉड्स नहीं होंगे तो जो भी इन्वेस्टर्स है वो इजीली हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, उसको ये हेजिटेशन नहीं होगी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो इसका मतलब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर की गई है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं हेल्पफुल टू ऑडिटर्स, कि जो ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं, जो हमारी बिजनेस, जो हमारी कंपनीज के अकाउंट को चेक करते हैं कि वो सही तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, वो ऑडिटर्स होते हैं। अब ऑडिटर्स को कैसे हेल्प होती है, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंड, अगर देखो सब अपने अकॉर्डिंग ही रूल्स बना करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऑडिटर चेक कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जाएगी तो ऑडिटर अच्छे से उसको चेक कर सकता है, उसके प्रूफ के साथ चेक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कि इसलिए इसको फॉलो किया जाता है, हमें इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो इसका मेन टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद वो यही है कि IFRS क्या होता है। तो IFRS की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि ये हमें क्या कहता है और क्या इसमें मेन पॉइंट्स हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी नीड है। ठीक है, तो टू ब्रिंग हार्मनी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वर्ल्ड वाइड तरीके से हमें सामंजस्य लाना था, हमें तालमेल बिठाना था, हमें हार्मनी, एक रूपता लानी थी। एक रूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी, कि सब कुछ एक जैसा ही हो, हर जगह एक जैसा हो। ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, हर जगह वो चीज़ एक ही जैसी हो। ठीक है, देयर अरोज द नीड फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसलिए इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि इंटरनेशनली हमें क्या करना पड़ा, ग्लोबली हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करना पड़ा, हमें इसकी नीड की ज़रूरत पड़ी कि हमें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको क्या करना चाहिए, हार्मनी के पर्पज़ से हमें एक बनाना चाहिए। ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो सब जगह एक ही हो। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ना हो, सब जगह एक ही तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो। ये चीज़ हम किस में बता रहे हैं, IFRS में बता रहे हैं। तो फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिसको IASC के नाम से जाना जाता है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1973। वो एस्टेब्लिश की गई कब, 1973 में। ठीक है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1973। इसकी डेट भी आप साथ साथ लिख लीजिए, 29 जून 1973 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। IASC वॉज रिप्लेस्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो IASC है वो रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, IASB के साथ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के साथ। देखो कमेटी जो थी वो छोटी थी, ठीक है, अब उसको बोर्ड बना दिया गया है, मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं उसमें अब। ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया बोर्ड के साथ इन द ईयर 2001, 2001 में, विच नाउ इशू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, जिसने क्या इशू किए, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए। ठीक है, IASB इनिशियली अडॉप्टेड द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASC। जो IASB है उसने स्टार्टिंग में क्या किया, अडॉप्ट कर लिए कौन से स्टैंडर्ड्स, जो कि IASC ने बनाए थे, इशू किए थे, टू बी ग्रेजुअली रिप्लेस्ड, जो कि बाद में रिप्लेस करके क्या बन गए थे, IFRS बन गए थे। अपॉन दियर इशुएंस द नंबर ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि किसने, IASB ने दिए थे स्टार्टिंग में, वो
हमारे कितने थे, 41 थे, आउट ऑफ विच उसमें से कितने 12 हैव बीन विड्रॉन, जो 12 हैं वो विड्रॉ कर लिए गए हैं और रिप्लेस्ड या फिर रिप्लेस कर दिए गए हैं, या तो हटा दिए गए हैं या उनकी जगह दूसरे एक्ट जो हैं या दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो यहाँ से हमें IFRS के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है, ठीक है। आगे इसके बारे में देखिए क्या कहा गया। आगे कहा है कि द टर्म IFRS रेफर्स टू, अब यहाँ तक तो आपको पता ही चल ही गया है कि IFRS का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इश्यूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि किसने इशू किया है, एक तरीके से IASB ने ही इशू किया है, ठीक है, जो कि पहले IASC थी। IFRS ऑल्सो कवर अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वाइड रेंज को कवर करता है IFRS, इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो कि सबसे पहले किसने किया था, इशू IASC ने किया था। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब IAS जो फर्स्ट बने थे, मतलब जो पहली बार बने थे, रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको ज़रूरत थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टू कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS, की जो IFRS की सभी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। द नंबर ऑफ IFRS इशूड सो फार इज 9, जो IFRS इशू किए गए थे वो कितने थे, 9 थे। दस गैप इज, गैप का मतलब क्या बताया था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, की जो कि सब जगह अप्लाई किए जाते थे, पहले हर कंट्री का अलग अलग गैप होता था। इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द यूज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, अब गैप को रिप्लेस कर दिया गया था किसके साथ, IFRS के साथ रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। IFRS इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली बाय कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सभी कंपनीज के द्वारा क्या किया गया, IFRS को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाने लगा, ठीक है। द एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ दिस वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अब कंट्री टू कंट्री अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जा रहा है, कोई ज़्यादा यूज कर रहा है, कोई इसको कम यूज कर रहा है, और कोई तो पूरी तरीके से यूज कर रहा है इसको, ठीक है। जैसे इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में, सच एज पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, जैसे कि अफ्रीका जो है और कैरेबियन, इनके पार्ट्स में क्या है, IFRS हैज़ फुल्ली रिप्लेस्ड गैप, कि गैप तो पूरी तरीके से हट गया है, अब IFRS ही यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके बेनिफिट्स पे, कि जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है तो हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ IFRS, तो फर्स्ट देखिए, हेल्पफुल टू एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग ग्लोबली, कि हेल्प करता है एंटरप्राइजेज को, बिजनेस को ऑपरेटिंग ग्लोबली, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सके। पहले क्या था कि जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे काम करने से डरते थे बिजनेसमैन, कि उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, हमारे अलग हैं, तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो IFRS है वो हर जगह एक हो गए हैं, इंटरनेशनल बन गए हैं, तो इससे क्या है, किसी भी तरह की कोई भी डर की ज़रूरत नहीं है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप ग्लोबली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर है आपका हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स जो कि हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, दैट इज इन्वेस्टर्स, वो क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, दीज आर इन्वेस्टर्स। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहले सिर्फ अपनी ही कंट्री में क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे, अब उन्हें पता चल गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बननी है, IFRS के अकॉर्डिंग बननी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बाहर भी इन्वेस्ट अपना पैसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल टू इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में क्या है, हमें इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, हो सकता है हमें अपनी कंट्री से इतना पैसा ना मिले तो हमें बाहर से लेना पड़े, ठीक है। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आपकी इंडस्ट्री है और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ग्लोबली या इंटरनेशनल तरीके से बनाई है, IFRS के अकॉर्डिंग बनाई है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी कंट्रीज से भी फंड जनरेट कर सकते हो, पैसा उधार ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, कि
कि जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, वो रूल्स बनाते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल है कि उनको अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करके वो अपना काम कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, सो गाइज ये था आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़िए, दोबारा रीड करिए, देखिए, सर्च कीजिए और भी ज़्यादा IFRS के बारे में, गैप के बारे में, इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इंटरनेशनली उसके बारे में। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।